हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही खुश और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं पूनम प्रजापत आप सभी बच्चों का कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान की पहली क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज अपन जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, इसके बारे में आपने कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं में भी पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? हाँ, वहाँ पर आपको टीचर्स ने कुछ तत्वों के बारे में बताया, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ अभिक्रियाओं के बारे में भी बताया, जैसे क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है तो H2O बन जाता है, राइट? पढ़ा था, समझ में भी आया है। इसीलिए आज आप कक्षा 10वीं पास करके 11th क्लास में पहुंच चुके हैं, राइट? जब कक्षा 10वीं में पास हो गए, 11th में आ गए, तो वहाँ पर सब्जेक्ट का सिलेक्शन भी हो चुका है और आपने साइंस ले लिया है। साइंस लेने के साथ ही सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी ले लिया है। अब अपन जो है वो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, है ना? तो अब बच्चों थोड़ा सा कमर कस लो और आगे पढ़ाई की इस जर्नी को शुरू करो, क्योंकि जुलाई आ चुका है। जिन बच्चों ने अभी भी नहीं सोचा है कि हमें पढ़ना है कि कब शुरू करें, वो आज मेरे साथ इस नई ऊर्जा और उमंग के साथ ये कार्य करना शुरू कर दें, राइट? तो बच्चों, अब अपन केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान जो शब्द है, वो शब्द उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, राइट? उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके जनक कौन है? तो बच्चों चलो अपन शुरू करते हैं अपना टॉपिक रसायन विज्ञान में। केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान जिसे हिंदी में अपन कहते हैं, उसमें अपन देखते हैं कि रसायन विज्ञान जिसे क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री भी कहा जाता है, राइट? ये केमिस्ट्री जो शब्द है, इसको सबसे पहले वैज्ञानिक लेवासिये ने क्या किया था, नाम दिया था, इसकी खोज की थी, राइट? किसने, किस वैज्ञानिक ने? लेवासिये ने, राइट बच्चों? लेवासिये ने इसकी खोज की और उन्होंने कहा कि मिश्र जिसका प्राचीन नाम है कीमिया, क्या है? मिश्र जिसका प्राचीन नाम क्या है? कीमिया है। कीमिया शब्द से हुई है और जिसका रंग होता है, जिसका अर्थ होता है काला रंग, राइट बच्चों? काला रंग। और हम केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या पढ़ते हैं? कार्बन, राइट? जिसका भी रंग क्या होता है? काला, ब्लैक। ओके, बात समझ में आ गई होगी। यानी सबसे पहले केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किसने की? किसने की? लेवासिये ने की। ओके, तो ये लेवासिये ने की, तो इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो भारतीय रसायन विज्ञान के जनक बच्चों किसे कहा गया है? पीसी रॉय को। किसे कहा गया है बच्चों? पीसी रॉय को। बात समझ में आ गई होगी, है ना? यानी कि अपन ने रसायन विज्ञान जो शब्द है उसकी अर्थ को देखा, उसको किसने बताया, उसके जनक कौन है, भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है, समझ में आ गया। ये तो था कुछ बेसिक सी जानकारी रसायन विज्ञान के बारे में। बच्चों, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना? तो अब आपको लग रहा होगा ना ये तो इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में कि कैसा लग रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। ओके बच्चों, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। क्या? रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है? बच्चों, रसायन विज्ञान जब हम शब्द सुनते हैं
तो अपन देखते हैं कि आसपास कई चीज़ें हैं, है ना, वस्तुएं हैं जिन्हें अपन पदार्थ कहते हैं, राइट। यानी अपने चारों ओर जो भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है वो सब पदार्थ हैं। तो उनके गुण कैसे हैं, कैसे दिखाई देती हैं, इनका जब अध्ययन किया जाता है तो वो अध्ययन किस में आता है? विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान में, जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। रसायन विज्ञान की परिभाषा जिसे आप एग्जाम में यदि लिखते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, उनकी संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वही विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान है। बात क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में। शाखाएं क्या है? रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं, मतलब आपके पास रसायन विज्ञान की एक बुक है, ठीक बात है। उस किताब को आप केवल चैप्टर्स पढ़ लिए हो गया, ऐसा है, या फिर हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर जो है वो रसायन विज्ञान की कौन सी शाखा में आता है। तो पहले शाखा पता तो हो कि कौन कौन सी होती है, तो उसके बाद ही तो चैप्टर्स को डिवाइड करेंगे, हाँ या ना। तो 11th में इन चीज़ों को जानना थोड़ा सा ज़रूरी है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं शाखाओं के नाम के बारे में, जिसका पहला नाम है क्या? कार्बनिक रसायन विज्ञान। तो कार्बनिक रसायन जो है वो क्या है? जिसमें अपन बच्चों क्या करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में डिटेल में तो हम आगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जान लें कि कार्बनिक रसायन का क्या मतलब है, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन युक्त यौगिक आते हैं। सेकंड, दूसरा आता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बंद नहीं, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, या फिर यूं कह दें, ज़्यादा आसान हो जाएगा कि कार्बन हाइड्रोजन बंद के अलावा अन्य कार्बन के साथ यदि कोई तत्व जुड़कर यौगिक बनाते हैं तो उनका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन, राइट। अगला अपना शाखा का नाम क्या है? भौतिक रसायन, जिसे अपन जो भी अपने पास पदार्थ हैं उनके मात्रक, उनके मापन की पद्धतियाँ, उनको किस प्रकार लिखा जाता है, उन्हें किस प्रकार मापा जाता है, इनका अध्ययन करना है। तो वो हम रसायन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं? भौतिक रसायन में, राइट। आगे चलते हैं, अगला जो अपना है लास्ट, वो शाखा कौन सी है? जीव रसायन। अपने शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन्स, एंजाइम्स, केमिकल्स जो भी हैं, उनकी संरचनाएं, सूत्र क्या होती हैं, वो सब किससे जुड़े हुए हैं? रसायन विज्ञान से। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? जीव रसायन विज्ञान, राइट बच्चों। तो आई होप आप सबको ये परिभाषा और शाखाओं के बारे में जानने से ये पता चल गया कि हमें एक बुक में कितने भागों में पढ़ना है। क्लियर? तो अब ये तो हुआ आपका सिंपल सा एक परिचय जो हमें रसायन विज्ञान के बारे में बताता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब अपने टॉपिक पर आते हैं। आज अपन जो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अपना पहला अध्याय, जिसका नाम क्या है? रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, राइट। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं क्या होती है? इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे टॉपिक्स होंगे? सोचो भाई, थोड़ा सोचना पड़ रहा है ना, ऐसे लग रहा है ना कहीं हार्ड तो नहीं होगा, ऐसा तो लग रहा ही होगा, लगता है भी छोटे छोटे हो ना इसलिए, पर डोंट वरी, आराम से चिल करो, बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यानी कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार हैं, राइट। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। अपना पहला जो टॉपिक होगा वो क्या है? पहला टॉपिक होगा बेटा रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान का महत्व मतलब क्या? अपने आसपास जो भी पदार्थ हैं वो अपने जीवन से जुड़े हुए हैं, है ना। अब वो चीज़ें केमिकल हैं कि नहीं है, हमारे जीवन में उसका कैसा यूज़ है, ये सब हम यहीं पर स्टडी करेंगे। इस क्षेत्र में कौन कौन सी
शाखाएं रखी गई हैं, किस तरह से उन्हें अपन पढ़ते हैं, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है द्रव। द्रव क्या है, यानी पदार्थ क्या होता है। मैं कहूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके अंदर रसायन नहीं हो, तो पदार्थ है तो वो भी रसायन ही हुआ ना। तो वो सब चीज़ें रसायन विज्ञान में पदार्थ क्या है, पदार्थ की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, अवस्थाएं कैसी होती हैं, उनमें जो मापन होता है वो किस तरह से होता है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब अपन आगे बढ़ेंगे तो और इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे, वो होंगे कि रसायन विज्ञान में जो रिसर्च किए हैं वैज्ञानिकों ने, उन्होंने कौन कौन से नियम दिए हैं, तो वो नियम जो है उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि जैसे ही अपन आगे की ओर बढ़ते हैं तो अपने पास आता है परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। तत्व पढ़े, पदार्थ के अंदर तत्वों को देखा तो उनके कोई ना कोई उनका भार होगा, उनका मान होगा, वो हम कैसे गणितीय रूप में निकाल सकते हैं, उसको भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और सबसे अगला है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, अगला जो टॉपिक है वो है मोल संकल्पना। बच्चों, मोल संकल्पना एक ऐसा टॉपिक है जो 11th क्लास का बेस है, और ये टॉपिक आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उन सब में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, लेकिन वो तभी पढ़ पाओगे जब ऊपर के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। तो बच्चों, अच्छे से इन सब को पढ़ के आपको मोल संकल्पना तक आना है। तो यहाँ पर आप डबल स्टार लगा के इसको नोट रखें कि मोल संकल्पना क्या है। राइट, आगे आता है टॉपिक आपका क्या, अगला टॉपिक आता है प्रतिशत संगठन और स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक परिकल्पना। ये टॉपिक्स जो हैं इसी चैप्टर में आगे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। मैं ऐसा सोचती हूँ कि अब आपको आइडिया लग चुका है कि इस चैप्टर में क्या है और हम क्या पढ़ने वाले हैं। राइट बच्चों, तो चलिए अब शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक, जिसका नाम क्या है, रसायन विज्ञान का महत्व। राइट, रसायन विज्ञान का महत्व। बच्चों, रसायन विज्ञान का महत्व जैसे अपन पीछे अभी टॉपिक्स में पढ़ रहे थे, तो वहाँ तो अपन ने जनरल सी बात की, थोड़ा सा और देखते हैं। रसायन विज्ञान जब भी हम पढ़ते हैं तो उसके महत्व को आते ही ये क्लिक कर जाता है कि इसमें इसका महत्व कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में हो सकता है। तो कृषि क्षेत्र में है, बिल्कुल है ना। कृषि क्षेत्र में कैसे है, खेतों में कोई भी अनाज अगर उगाना है तो वहाँ पर यूरिया चाहिए, खाद चाहिए, तो वहाँ पर रसायन का तो यूज़ है ना। वैसे ही औद्योगिक क्षेत्र में बहुत है, कम समय में कम लागत में अच्छा प्रोडक्शन होना चाहिए, वहाँ भी है। और सबसे ज़्यादा आज जो डिमांड है वो रसायन की किस क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में। राइट, और चिकित्सा में भी कौन सी ऐसी बीमारी है जहां आज सबसे ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है, तो वो है बच्चों कैंसर। तो अब अपना अगला जो पार्ट है जो इसमें महत्वपूर्ण है वो यही है कि कैंसर के इलाज में उपयोग में लाई जाने वाली औषधि क्या है। राइट, हम सब उत्सुक हैं ना ये जानने के लिए। सोच रहे होंगे आप कि इसकी उपचार की औषधि है, बिल्कुल है, लेकिन अभी भी इस पर रिसर्च चल रहे हैं। तो औषधियों का नाम क्या है, औषधियों का नाम है क्या, सिस्प्लाटिन और टैक्सोल। यानी कैंसर के इलाज में उपयोग में आने वाली औषधि का नाम क्या है, सिस्प्लाटिन और टैक्सोल। राइट, बात समझ में आ गई होगी। आगे ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जो एक और डिजीज है वो है एड्स। राइट, तो उससे संबंधित एक और ऐसी अपन बात जो अपने को समझनी है, याद रखनी है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो है कि एड्स के लिए भी कौन सी औषधि उसके उपचार में काम में आनी है। सोचो बच्चों, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, सोचो सोचो। तो ये इसका आंसर है क्या, ये रहा। क्या रहा इसका आंसर, इसका आंसर है एजिडो
थाइमिडीन, राइट। यानी कि कैंसर के इलाज में उपयोग में आती है सिस्प्लाटिन और टैक्सोल, वहीं पर एड्स के अंदर आता है क्या, एड्स के इलाज के लिए आती है एजिथ्रोथाइमिडीन। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अगर आ गई है तो फटाफट कमेंट में लिखते रहिए। वेरी गुड, सब लिख रहे हैं, यस मैम, यस मैम, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे होशियार इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे, वो चाहते हैं कि हमें केमिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए, राइट। तो चलते हैं आगे। अगला जो अपना टॉपिक है वो है क्या, द्रव। ये क्या है, द्रव क्या है ना। ये सब जो द्रव्य शब्द है ये कक्षा आप 9th में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ कर आए हैं। क्लियर, अब यहाँ पर भी इसको पढ़ना है। यानी ये हर क्लास में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। रसायन विज्ञान इसके बिना अधूरा है, इसलिए सबसे पहले अपने को इसके बारे में जानना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलो बच्चों, द्रव क्या होता है थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बच्चों, आपके सामने किताब रखी है, हाथ में आपके पेन भी है, राइट। आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब सोचो, क्या ये किताब कोई स्थान घेर रही है क्या इसका कोई वजन है क्या। पेन जो है उसको रखो, क्या वो भी कोई स्थान घेर रही है क्या। हाँ, घेर रही है। तो ये क्या है, सब पदार्थ है। यानी कि पदार्थ की परिभाषा जो है वो इसी शब्दों को मिलाकर बन जाती है। बच्चों, पदार्थ, द्रव्य को हम पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, द्रव्य को पदार्थ भी कहते हैं। और पदार्थ क्या होते हैं, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं या जिनका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, कमेंट में लिख रहे हैं बच्चे क्या, कि उसे हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो शायद बात समझ में आ गई होगी। अब ये पता भी चल गया होगा कि हम आज किस पर डिस्कस करने वाले हैं। अपना मेन टॉपिक क्या है, द्रव्य, राइट। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। ओके, अगला टॉपिक है आपका क्या बच्चों, अगला टॉपिक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पदार्थ की या द्रव्य की प्रकृति और अवस्था। ये प्रकृति और अवस्था क्यों बोल रहे हैं, क्या मतलब होता है, सोचिए, है ना। बताओ भाई, प्रकृति और अवस्था, अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है ना, पदार्थ की अवस्थाएं। जल्दी जल्दी कमेंट में, बिल्कुल बच्चे लिख रहे हैं कमेंट में। गुड गुड गुड, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। कितनी अवस्थाएं हैं भाई पदार्थ की, 3 अवस्थाएं हैं, है ना। अब ये सोच रहे मैडम, यहाँ तो स्क्रीन पे हमने फोटो देख लिया, है ना, खुश हो गए। अरे केवल फोटो से नहीं चलेगा, बहुत कुछ है अभी, राइट। वेरी गुड, चलते हैं आगे। आओ बच्चों, शुरू करते हैं। सबने सही आंसर किया है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं भाई, 3, ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, राइट। अच्छा चलो आगे चलते हैं। सामने देखो, आपके पास क्या है, सामने आपके पास ठोस, द्रव और गैस है ना। एक में जो अपनी वॉच ग्लास है उसमें कोई पदार्थ रख दिया, ठोस है। एक बीकर है जिसमें पानी जैसा कुछ है, लिक्विड है ना, द्रव है। और नीचे एक गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसमें कण दिखाई दे रहे हैं, छोटे 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 दिखाई दे रहे हैं ना, वो क्या है, गैस। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, आपको पता भी है। लेकिन थोड़ा सा इसको विस्तारित रूप में देखें तो सामने एक डायग्राम दिख रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ठोसों के कण कैसे होते हैं, द्रवों के कण कैसे होते हैं और गैसों के कण कैसे होते हैं, राइट। साथ ही
वो ये भी बता रहा है कि किस चीज का आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है, और किसका आकार और आयतन निश्चित नहीं है। राइट, तो अब अपन इन्हीं बिंदुओं पर थोड़ी चर्चा करेंगे, तो आ जाइए फटाफट। ठोस, द्रव और गैस, इनमें अंतर थोड़ा सा देख लें। सबसे पहले ठोस। ठोसों में क्या देखेंगे अपन, क्या देखेंगे, कणों की स्थिति, हाँ या ना। पहला पॉइंट क्या है, कणों की स्थिति। कण की स्थिति कैसी है, कण पास पास हैं, दूर दूर हैं, या बहुत ज़्यादा दूर है। डायग्राम में देखकर बिल्कुल क्लियर है कि ठोसों के कण पास पास होते हैं, द्रवों के कण थोड़े दूर, और गैसों के कण बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो राइट, तो ठोसों में कण क्या होते हैं, कण पास पास होते हैं। द्रवों के कण क्या होते हैं, ठोस की तुलना में, जल्दी लिखो, तुलना में पास की दूर दूर, तथा गैस की तुलना में क्या, क्या, राइट। आगे चलते हैं, क्या गैस में कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। बात समझ में आ गई होगी बच्चे, सबने सही सही लिखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जब कण की स्थिति देख ली तो ये कण कैसे रखे हुए हैं, पास पास हैं, दूर दूर है, देख लिया। अब जब पास हैं, दूर हैं, तो इनका आकर्षण कैसा है, यानी कि आकर्षण की क्षमता कैसी है। राइट, तो अब अपन इनको ये देख सकते हैं कि अपने पास जो कण हैं उनमें आकर्षण कैसा है। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अब आकर्षण क्या होता है इनमें, इन कणों के मध्य, अधिक। क्यों, क्योंकि ये बहुत पास पास हैं। सेकंड, आकर्षण क्या है, कम। ठीक है, थोड़ा कम होता है मतलब, और इसमें बहुत कम। बिल्कुल बात समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट, आओ भाई, जब बच्चों कण देख लिए, आकर्षण देख लिया, अब क्या देखना है, अब देखना है कि इनका आकार कैसा होगा। आकार की बात करें तो आकार ठोसों का तो क्या होगा बच्चों, निश्चित। यस और नो, बिल्कुल। इसमें भी आकार क्या होना चाहिए, निश्चित कि अनिश्चित, आकार होता है अनिश्चित। क्यों भाई, क्यों होता है, फटाफट कमेंट में लिखो, जल्दी जल्दी। लिख रहे हैं बिल्कुल। और गैसों में भी क्या होता है, अनिश्चित। राइट, ओके, डन। आकार क्यों निश्चित है, थोड़ा सा अगर सोचें तो अपन देखते हैं कि पानी को अपन आप किसी भी पात्र में रख रहे हैं, कटोरी में और गिलास में, तो कटोरी में डाला वैसा हो गया, गिलास में डाला वैसा, तो आकार अनिश्चित। गैसों का तो वैसे ही अनिश्चित है। क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। आगे चलते हैं, अगला लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है आपका, अगला टॉपिक है, चौथा टॉपिक क्या है आपका, चौथा टॉपिक है क्या, चौथा जो टॉपिक है वो है आपका कण, क्या, आयतन। राइट, अब ये आयतन कैसा होगा, आयतन में तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि जिसका आकार निश्चित है आयतन निश्चित होना है, लेकिन थोड़ा सा द्रव में रुकना पड़ेगा। आयतन कैसे, अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो आप किसी भी पात्र में डालो, पात्र अलग अलग हो सकते हैं पर पानी 1 लीटर ही रहेगा, तो द्रवों का आयतन भी निश्चित होता है पर गैसों का नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आयतन किसका निश्चित भाई, ठोस का तो क्या होता है, निश्चित, कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अगला क्या है, द्रव का भी क्या होता है, निश्चित होता है, हाँ या ना, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ क्या होता है, अनिश्चित होता है। वेरी गुड बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। यस और नो फटाफट फटाफट कमेंट में लिखो जल्दी जल्दी।
क्या बात है, बड़े जोश के साथ पढ़ रहे हो आज तो, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट मारो इसका जल्दी से। ओके डन। चलते हैं आगे अपना अगला टॉपिक। यहाँ तक बात बच्चों क्लियर हो चुकी होगी। इसमें कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं सब समझ में आ रहा है। वेरी गुड भाई, सब समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। चलो जी अगला टॉपिक पे आते हैं, और वो टॉपिक क्या है? द्रवों का वर्गीकरण। बिल्कुल बिल्कुल। द्रवों का वर्गीकरण क्या है भाई? द्रवों का वर्गीकरण यानी कि द्रव्य या पदार्थ जो होते हैं उनको इतना आसान थोड़ी है वो छोटी सी चीज में समेट के रह जाए, नहीं, उसको भी समझना पड़ेगा। इसीलिए उसको समझाने के लिए आपके स्क्रीन पर चार्ट बनाया हुआ है। उस चार्ट में आप देख रहे होंगे कि द्रव्य को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, जिसमें पहला है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। राइट, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण क्या है? ये शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, ये मिश्रण क्या होते हैं? सोचो भाई, सोचो सोचो भाई, कमेंट में लिखो। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे कह रहे हैं सोच रहे हैं। क्या बात है भाई, तुम तो बड़े होशियार हो गए हैं। गुड गुड, सही है, सोच लिया। बिल्कुल, कई बच्चे लिख रहे हैं समान कण हो, भिन्न भिन्न हो। क्या बात है, 9th क्लास का पढ़ा हुआ काम आ रहा है ना आज। जिसने अच्छे से पढ़ा उसको पता है। ठीक बात है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो उसके लिए इजी भी रहता है, नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैं इजी कर रही हूँ ना आज, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, बिल्कुल सही सही कमेंट कर रहे हैं बच्चे। चलते हैं। तो सबसे पहले शुद्ध पदार्थ। बच्चों आपको पता है तो फिर मैं थोड़ा सा आपके साथ एक क्वेश्चन कर लेती हूँ ताकि आपका भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग माहौल क्रिएट हो जाए, है ना। तो बच्चों आपने घर में गेहूं का आटा सबने देखा है ना। बिल्कुल, आज भी देखना ध्यान से। अब तक तो यूं ही चलता रहा, अब ध्यान से देखना कि क्या है। और मम्मियाँ जो हैं आजकल बड़ी परेशान हैं। अब आप सोच रहे हैं मैडम मम्मियाँ परेशान यूं ही रहती हैं, यूं ही डांटती रहती है। ना, वो इसलिए परेशान है कि हमारे बच्चे आजकल खाना नहीं खाते, उनके पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। तो वो क्या सोचती हैं कि अगर एक समय दाल बना दें तो वो सब क्या होंगे, आराम से खा लें, और जो पौष्टिक चीज़ें मिलनी चाहिए बॉडी को वो भी, क्योंकि दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। राइट, तो इसलिए दाल को बनाना है। पर मम्मी ने कहा कि एक दाल में तो सारे गुण नहीं होते ना, सारी दालों को थोड़ा थोड़ा ले लो। ठीक है भाई, ले लो। अब मम्मी ने बहुत सारी दालें मिक्स करके रख दी। बच्चों सोचो, वो दाल जो मिक्स मम्मी ने किया है वो क्या है भाई? मिश्रण है कि शुद्ध पदार्थ है? सोचना, जल्दी कमेंट में बताओ कि क्या है। कमेंट में लिख दिया गया है, बच्चों ने लिखा है कि शुद्ध पदार्थ आटा है। बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल 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 भाई, समझ में आ रहा है इसका मतलब, है ना। तो बच्चों इसी को अपन आगे लेकर चलते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है आपका शुद्ध पदार्थ? बच्चों शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन क्या होगी? आपको पता तो चल गया, एग्जाम्पल मैंने दिया तो, पर थोड़ी परिभाषा भी आनी चाहिए। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जब एक, दो या दो से अधिक वे पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो वो निश्चित संगठन में होते हैं। राइट, क्या होते हैं? निश्चित संगठन में होते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में निश्चित संगठन में मिलते हैं, निश्चित संगठन में मिलते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। राइट, बात समझ में आ गई होगी। गेहूं का आटा इज द बेस्ट एग्जाम्पल। राइट, अब बेस्ट एग्जाम्पल तो ठीक है, शुद्ध पदार्थ को हमने फिर से वर्गीकृत कर दिया और क्या ले लिया? 2 भाग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कौन से? पहला तत्व और दूसरा यौगिक। बात समझ में आ जानी चाहिए। कितने भागों में बांटा है पदार्थ को? कितने भागों में बांटा है भाई? सॉरी, शुद्ध पदार्थ को तत्व और
यौगिक बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाओ भाई, तत्व क्या होते हैं? अब तक आपने तत्व को बहुत पढ़ा है ना? अब आप सोच रहे ये कभी समझ में आया नहीं, आज भी नहीं आया। रुको रुको रुको, आएगा, आज पक्का समझ में आएगा। आज जब यहाँ से क्लास ऑफ करके जाओगे तो तत्व यौगिक का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, प्रॉमिस, राइट? पर ध्यान से देखना पड़ेगा, जल्दी चलो। तो तत्व जो होता है बेटा, उसके जो घटक होते हैं वो कौन से होते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लें। क्या आपने तत्व को पढ़ा तब आपके टीचर्स ने बहुत कुछ बताया था उस समय, क्या कि हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो आप सब कंफ्यूज थे कि आवर्त सारणी में पढ़ी थी, उसमें तो हाइड्रोजन था पर ऑक्सीजन केवल O था, अब O2 भी लिख रहे हो, ये सब क्या है? कुछ नहीं, ये सब तत्व है। अब जो घटक मैंने लिखा है वो घटकों में ही क्या होता है बच्चों? दो भाग होते हैं, परमाणु भी और अणु भी। बिल्कुल बिल्कुल, तत्व में परमाणु भी होते हैं और अणु भी होते हैं। परमाणु क्या है? परमाणु सूक्ष्मतम कण है, राइट? अगर कण समान है तो वो तत्व है, समान है पर दो हैं तो वो अणु है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये ऐसे तत्व हैं जो हमेशा हमें एक अकेले ही दिखाई देते हैं, राइट? तो ये परमाणु है, इन्हें तत्व कहा गया। लेकिन कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ऐसे हैं जो हमेशा हमें अणु के फॉर्म में मिलते हैं, राइट? तो ये जो परमाणु और अणु है ये सब क्या है बच्चों? एक तत्व का ही भाग है। आज बात समझ में आ गई। तत्व के कितने घटक? दो, परमाणु और अणु। परमाणु जो अकेले होते हैं, अणु जो दो परमाणु जुड़कर बने होते हैं। क्लियर? लेकिन होते दोनों ही तत्व हैं। ओके, डन। आगे चलते हैं थोड़ा सा, शायद आज तत्व बिल्कुल क्लियर है। कमेंट में लिखते जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। यौगिक, यौगिक क्या है? यौगिक जो है वो किससे मिलकर बना होता है? तत्वों से ही मिलकर बना हुआ होता है। जब दो या दो से अधिक भिन्न तत्व लेकिन संगठन निश्चित, संगठन कभी बदलना नहीं चाहिए, तो वो क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? उसे हम यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्व क्या करते हैं? एक निश्चित संगठन में आपस में जुड़ते हैं। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे H2, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित है, उसका संगठन कभी नहीं बदलता। वहीं CO2 जिसका भी बिल्कुल संगठन निश्चित है। बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने चार्ट में देखा कि मिश्रण जो था वो क्या है? वो भी फिर से क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। तो वो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो अपन देखेंगे कि अपना जो मिश्रण है वो मिश्रण जो है वो कितने भागों में बच्चों? दो भागों में। पहला समांगी और दूसरा विषमांगी, राइट? अब अपन जो समांगी और विषमांगी और मिश्रण है उसको अच्छे से एक बार फिर से थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या है। ओके, आइए। मिश्रण की परिभाषा तो मेरे बच्चों को पता है, मैंने भी बता दी, तो ज़्यादा बोरियत नहीं फैलाते हैं और अपन टॉपिक पे सीधा आ जाते हैं। और उसके कितने भाग? दो। क्या नाम है भाई? पहला क्या है? समांगी, बिल्कुल। दूसरा क्या है? विषमांगी।
बच्चों ये कक्षा 9th में आया था क्या? जल्दी बताओ, कमेंट में फटाफट फटाफट लिखो। हाँ बच्चे जल्दी बताओ, जल्दी आया है क्या? आया है, पता है, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया है, बिल्कुल होना चाहिए, थोड़ा आइडिया है, इसका मतलब अब समझ में आ जाएगा। सम और समांगी, समांगी और विषमांगी यानी विषम मतलब अलग अलग, राइट। समांगी मिश्रण, मिश्रण का मतलब तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, डन। अब जब वो मिल रहे होते हैं तो अपन देखते हैं कि कोई पात्र में अपन ने पानी ले लिया, ठीक बात है, और पानी लेकर के, ये तो पानी यानी कि जल हो गया, और उसमें अपन ने चीनी को मिला दिया, ठीक है ना। जैसे ही मिलाया तो अब मिलाने नहीं लगना, अब चले गए कि हम लोग लेके आते हैं, अभी देखते हैं, नो नो रुक जाओ, अभी कहीं नहीं जाना, अभी यहीं पे पढ़ो, ओके। तो चीनी और पानी को मिलाया तो एकदम डिसॉल्व हो गई, एकदम क्लियर सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या अपन इनको अलग अलग देख सकते हैं क्या? नहीं, वो तो उसके अंदर घुल चुकी है। तो जो आपस में पूरी तरह से घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं समांगी मिश्रण, राइट। एक डायग्राम आपको उसकी परिभाषा को बता दी है। बिल्कुल ऐसे ही यदि आप क्या करें, एक पात्र में दाल के दाने डाल दें, ठीक है, दाल डाल दी, और इसमें कंकड़ डाल दें, ये कंकड़ है। पात्र में रखी हुई दाल और कंकड़ का साइज अलग अलग है, पर समझ भी आ रहा है ना, अलग अलग, जो आपस में मिले नहीं है। तो बच्चों ऐसे पदार्थ कौन से होंगे, ऐसे मिश्रण कौन से होंगे? वो होंगे विषमांगी। बात समझ में आ गई? देखो साइंस कितना इजी है, डायग्राम से परिभाषा याद हो गई, राइट। परिभाषा क्या बनी, फटाफट फटाफट लिखो कमेंट में जल्दी जल्दी कि समांगी की परिभाषा क्या होती है, जल्दी। समांगी की परिभाषा होती है, किस किसने लिख ली भाई, क्या बात है, जल्दी जल्दी लिख तो रहे हो। चलो चलो मैं बता देती हूँ अभी, तो फिर आप मुझे लिखकर बता देना। समांगी मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पूर्णतया मिलते हैं या मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं उसे? समांगी विलयन। और वहीं परिभाषा इसकी जस्ट उल्टी क्या होगी? जो पूर्णतया नहीं मिलते हैं विषमांगी पदार्थ कहलाते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पूर्णतया नहीं मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं? विषमांगी। ठीक है, यहां तक टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर हो गया है तो फटाफट कमेंट में यस 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 लिखते चलें जल्दी। अब अपन थोड़ा सा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करते, क्योंकि बहुत थ्योरी पढ़ ली है ना, अब बोर होने लग गए होंगे, मैम कब से आए, जब से आए तभी पढ़ा ही रही हो। चलो अब ठीक है, अब थ्योरी नहीं, अब थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि हवा वायु किस प्रकार का मिश्रण है? जल्दी कमेंट करो जल्दी कि किस प्रकार का मिश्रण। जो सबसे पहले कमेंट करेगा इसका मतलब उसने सारी पूरी क्लास जो है वो बहुत ही ध्यान से पढ़ी है। जिसने पढ़ा है वही आंसर दे पाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो कितनी जल्दी सबने एक ही समय पे कितने सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। इसका सब ध्यान से, मेरे होनहार बच्चे हैं, होशियार। हवा और वायु किस प्रकार का मिश्रण है बच्चों? बहुत सारी गैसेस है ना, कई बच्चों का तो क्वेश्चन ये आंसर ये क्लिक कर रहा होगा, मैडम बहुत सारी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इनका तो अनुपात अलग अलग। नहीं, वहीं रुक जाओ, जहाँ सोचना शुरू किया वहीं, आगे नहीं सोचना क्योंकि गलत सोच रहे हो। ओके, ये जितनी भी गैसें हैं वायु में, हवा में, उन सब में
जो भी गैसें हैं उनका संगठन बिल्कुल निश्चित है। राइट, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो ये कैसा मिश्रण हुआ? समांगी। सबने उत्तर लगभग सही दिया है। सब बच्चों ने कौन सा मिश्रण है बच्चों? समांगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब एक और क्वेश्चन हो जाए। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, ये देखो स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, जल्दी पढ़ो जल्दी। क्या है भाई? क्या पीतल समांगी मिश्रण है? हाँ या नहीं? जल्दी 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 फटाफट बताओ कमेंट में, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबके आंसर्स आ रहे हैं? यस, हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये सब बच्चों ने मेरी क्लास लगता है बड़ी ध्यान से पढ़ी है आज। बिल्कुल भाई, हाँ भाई, पीतल क्या है? एक समांगी मिश्रण है। राइट, पीतल किससे बना है? सबको पता है, 10th में था ना 3rd चैप्टर धातु और अधातु वाला, उसमें पीतल था ना। किसका बना होता है? तांबा और किसका? टिन का। तांबा और टिन। राइट, तांबा और जो टिन है वो दोनों धातु है और धातुएं आपस में मिलकर के पीतल बना देती है। पीतल को देखकर बता नहीं सकता कोई कि इसमें तांबा और टिन दोनों मिले हुए हैं। राइट, इसीलिए तो ये कैसा है? क्या है? ये एक समांगी मिश्रण है। क्लियर? वेरी गुड। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन, एक एक, ठीक है? ये देखो ये देखो ये देखो, क्या आया भाई? कौन सा प्रश्न है? जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन्हें सब समझ में आ रहा है, इसलिए फटाफट आंसर कर रहे हैं भाई। जल्दी करो जल्दी। देखो, जो सबसे पहले करेगा इसका मतलब वो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा इस क्लास का। नमक और चीनी किस प्रकार का मिश्रण है? पढ़ लिया ना? बताओ आंसर क्या है? जल्दी जल्दी। मैंने बताया भी था, अगर जिसने ध्यान से सुना है तो इसका आंसर मैंने बता दिया था क्लास में, है ना? क्या था? नमक में चीनी मिला दें तो वो अलग से दिखेंगे। राइट, इसलिए कैसा है भाई? सब बच्चों ने सही आंसर किया है। वेरी गुड। आंसर हुआ क्या? ये कैसा है? विषमांगी। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, वेरी गुड बेटे। चलो भाई अगला, अब चलो लास्ट, इस बार आगे नहीं, बस ये लास्ट। ओके डन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है भाई? रुधिर कैसा मिश्रण है? रुधिर कैसा मिश्रण है? मैडम रुधिर को भी नहीं छोड़ा, इनको भी पकड़ लिया। अभी पदार्थ में रुधिर भी ले आई आप। ज़रूरी है ना, थोड़ा ज़रूरी है बेटा पढ़ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार। राइट, जो बच्चे स्कूलिंग में हैं 11th क्लास में, उनके क्वेश्चन आता ही है कि मिश्रण के टॉपिक में से एक क्वेश्चन कंफर्म है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से, इसीलिए इतना डिटेल में कर रहे हैं। ओके, तो मिश्रण जो रुधिर है वो कैसा मिश्रण है? रुधिर जो है आपने पढ़ा है 10वीं क्लास में। रुधिर में क्या होते हैं? WBC होती है, RBC होती है, प्लेटलेट्स होती है ना। इनके अलग अलग कणों के आकार होते हैं, इसलिए इनको पृथक पृथक देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप में। तो ये कैसा मिश्रण हुआ फिर? जब देखा जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है, तो ये भी हुआ क्या? एक, थोड़ा मैं देख लूं किस किस ने कमेंट सही सही किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही, सबने सही किया है। ये भी क्या है? एक विषमांगी पदार्थ। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड बच्चों। सबको समझ में आ गया? तो बच्चों अगर आपको ये क्लास में जो आज टॉपिक पढ़ाया गया है समझ में आया है तो प्लीज़ सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब जो अपन ये जितना भी टॉपिक आज आपने पढ़ा है नेक्स्ट क्लास में इसको समराइज करेंगे, इसलिए वो चीज़ पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप टॉपिक को जितना डिटेल में पढ़ करके उसके शॉर्ट नोट बनाएंगे वो आपको याद करने में उतना ही आसानी रहेगी। इसलिए नेक्स्ट क्लास में इसको समराइज करके, यानी कि 1 घंटे की क्लास को आप 5-10 मिनट में किस तरह से याद रख सकते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इसलिए नेक्स्ट क्लास में आपको आना होगा। राइट, तो तब तक आप ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ। थैंक यू।